हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है झारखंड के सीरीज की आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड के ऐतिहासिक परिचय के थ्योरी को तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन सारे एमसीक्यूज को भी डिस्कस करने वाले हैं। आपके झारखंड में आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और अगर आपने पहले के पार्ट्स वाले वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक भी ऊपर आई बटन में दे दी है, तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, चलिए अब हम वन बाय वन झारखंड के ऐतिहासिक परिचय के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता था। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण के काल में झारखंड प्रदेश को पुंड्र या पुंड के नाम से जाना जाता था। वहीं ऋग्वेद के काल में झारखंड प्रदेश को कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अर्थवेद के काल में झारखंड प्रदेश को व्रात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वहीं वायु पुराण के काल में झारखंड प्रदेश को मुरंड प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता था। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्ती के काल में झारखंड प्रदेश को मुरुंड के नाम से जाना जाता था। विष्णु पुराण के काल में झारखंड प्रदेश को मुंड प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता था। भगवत पुराण के काल में झारखंड प्रदेश को कीकट प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता था। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड प्रदेश को पुंडरीक पशुभूमि कर्कखंड एवं अर्कखंड के नाम से झारखंड प्रदेश को संबोधित किया जाता था। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड प्रदेश को कलिंग देश के नाम से संबोधित किया गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य काल में झारखंड प्रदेश को कलिंग देश के नाम से संबोधित किया गया है। वहीं 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड प्रदेश को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। तारिक ए फिरोज शाही के काल में झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। तारिक ए बंगला में झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। सियार उल मुतखरीन में झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है झारखंड प्रदेश को। कबीर के दोहे में झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। जायसी के द्वारा पद्मावत में झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है झारखंड प्रदेश को। अकबरनामा में झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में झारखंड प्रदेश को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। वहीं आईने अकबरी में झारखंड प्रदेश को कोकरा या खंखरा के नाम से झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को कुकुट प्रदेश या फिर कुकुट के नाम से संबोधित किया गया है। टॉलमी के द्वारा झारखंड प्रदेश को मुंडल के नाम से संबोधित किया गया है। पाहियान के द्वारा झारखंड प्रदेश को कुकुटलाड के नाम से संबोधित किया गया है। हेनसांग के द्वारा झारखंड प्रदेश को कीलोनासु कालाना या फिर कर्ण सुवर्ण के नाम से संबोधित किया गया है झारखंड प्रदेश को। मुगल काल में झारखंड प्रदेश को कुकरा कुकरा या फिर कोकरा के नाम से संबोधित किया जाता था। वहीं तुजुक ए जहांगीर के काल में झारखंड प्रदेश को खोखरा के नाम से संबोधित किया गया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में झारखंड प्रदेश को छोटा नागपुर के नाम से संबोधित किया जाता था। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है और झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है, तो इन्हें भी ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा कि प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गोंड शासक शशांक ने ही झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया था। मध्यकाल के दौरान झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था। हैंसोंग के द्वारा राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काइला तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन एको शब्द का प्रयोग किया गया था। हैंसोंग के द्वारा कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर ही 1824 ईस्वी में दामिन एको की स्थापना हुई थी। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड तथा बाद में कांकजोल नाम से इसे संबोधित किया गया है। 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसगंज या फिर किशनपुर के नाम से इसे जाना जाता था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया।
अब हमारा अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश। तो आइए इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। इनका सर्वप्रथम प्रवेश रांची, लोहरदगा तथा गुमला जिलों में हुआ था। बिरजिया, बिरोहर तथा खड़िया ये संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश हुआ था इनका। मुंडा, उरांव तथा हो जनजाति, मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में अपना योगदान दिया था। वहीं उराव जनजाति जो है वो झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक दो शाखाओं में बसे हुए थे। अगली जनजाति है हमारा चेरो, खरवार और संथाल। 1000 ईस्वी तक चेरो, खरवार एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। पूर्व मध्य काल में संथाल हजारीबाग में बसे हुए थे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। अब अगला पॉइंट है हमारा कि वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें? वैदिक साहित्य में। और वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख भी किया गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शीशनों का देव कहा गया है। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। किसने? तो इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को। महाभारत काल में झारखंड बृहदत वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में हुआ करता था। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्कखंड भी कहा जाता है। झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो फ्रेंड्स, झारखंड के ऐतिहासिक परिचय के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने एक एक करके अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। तो आइए अब पारी है इनके सारे एमसीक्यूज को देखने की। तो चलिए एमसीक्यूज की ओर चलते हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो वनों एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। दूसरा प्रश्न है हमारा कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रीय ब्राह्मण में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? तो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ऋग्वेद में झारखंड शब्द का उल्लेख कीकट नाम देशो अनार्थ के नाम से किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थवेद में झारखंड को व्रात्य के नाम से संबोधित किया गया है। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शीशनों का देव कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शीशनों का देव कहा गया है। तुजुक ए जहांगीर में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो तुजुक ए जहांगीर में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को कुकुट के नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐत्रीय ब्राह्मण में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो टॉलमी ने झारखंड प्रदेश को मुंडल नाम से संबोधित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड प्रदेश को मुरंड के नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को मुंड नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो फाहियान के द्वारा झारखंड का उल्लेख कुकुट लाट के नाम से किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो भगवत पुराण में झारखंड को कीकट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो छोटा नागपुर के नाम से झारखंड को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संबोधित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर के वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर के वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस। 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशनपुर। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस वृहदत वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो महाभारत काल में झारखंड जरासंध सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा पुंडरीक नाम से की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो महाभारत में झारखंड के लिए पशुभूमि नाम प्रयुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुभूमि। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटावी के नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में झारखंड को मुरुंड के नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड प्रदेश को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। तारिक ए बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो तारिक ए बंगला में झारखंड प्रदेश को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो सियार उल मुतखरीन में झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हैंसोंग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो हैंसोंग ने झारखंड के लिए कीलोनासु कालाना नाम से झारखंड प्रदेश को संबोधित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपनी दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो भक्ति काल के कवि कबीर दास जी ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर दास। अगला प्रश्न है कि मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल शासन के दौरान झारखंड को खुखरा तथा कुकरा दोनों नामों से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो आईने अकबरी में झारखंड के लिए कोकरा तथा खंखरा इन दोनों नामों से झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल परगना का क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया। निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया था।
झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है? तो कर्क रेखा गुजरने के कारण झारखंड को कर्कखंड के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा कि कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? तो कर्क सुवर्ण के नाम से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड प्रदेश को कलिंग देश के नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, हमने झारखंड के ऐतिहासिक परिचय के थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको किसी नए टॉपिक के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।